एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड। आज का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट का चैप्टर है, इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है तो या तो आएगा पीजीआर से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, या उसके स्टार्टिंग वाले पोर्शन से। दो पोर्शन में ये चैप्टर डिवाइडेड है। इनिशियल पोर्शन है वो बताता है प्लांट के डेवलपमेंट के बारे में, सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, प्लांटलेट, प्राइमरी ग्रोथ, डाइकोट है तो सेकेंडरी ग्रोथ, लेंथ में ग्रो होगा, चौड़ाई में बढ़ेगा, सेलुलर सेल के लेवल पे क्या होगा, मैचुरेशन होगा, सेल इलोंगेशन होगी, सेल के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होगी, और प्लांट की ग्रोथ मेजरेबल है। और प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो उसके ग्रोथ के जो कर्व जो होते हैं, ग्रोथ की रेट होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा सब कुछ है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले हैं वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन्स, जो आपको डायरेक्टली उनके सारी बातें, एप्लीकेशन, उनके यूजेस आपको याद होने चाहिए एज इट इज। और उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो बचता है, दो कंसेप्ट आते हैं, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। लाइट के टाइम पीरियड का, टाइम स्पैन का फ्लावरिंग के ऊपर इफेक्ट फोटो पीरियडिज्म। वर्नलाइजेशन टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का फ्लावरिंग के ऊपर और प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट वर्नलाइजेशन। इन सभी कंसेप्ट के बारे में इस चैप्टर में हम बात करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट हाफ पढ़ते हैं जो इस चैप्टर का है, और वो है, सबसे पहले आपको पता है कि ये सीड जर्मिनेट हो रहा है, सीडलिंग, प्लांटलेट, नया प्लांट बन जाएगा। ओके, बीन डाइकोट सीड है, बीन का सीड है, वो डाइकोट जर्मिनेट हो रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड अराइज इन ऑर्डरली मैनर इन प्लांट। दिस सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ इज as follows. Plant complete their vegetative phase to move into reproductive phase in which flower and fruit are formed for continuation of the life cycle of plant. Development is the sum of two process. तो development क्या होता है? दो process का sum है, sum of two processes. कौन कौन सा? पहला है growth, दूसरा है differentiation. तो growth और differentiation जो होती हैं उन दोनों को मिला दो तो बन जाता है डेवलपमेंट। क्या बन जाता है? डेवलपमेंट। ओके, जैसे कि डेवलपमेंट दो लेवल पर होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो दो लेवल पर आपको देखने को मिलता है। डेवलपमेंट दो लेवल पर होता है। एक तो होता है सेलुलर लेवल पर डेवलपमेंट, सेलुलर लेवल पर डेवलपमेंट, और दूसरा होता है मॉर्फोलॉजिकली डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजिकली डेवलपमेंट। तो सेलुलर लेवल और मॉर्फोलॉजिकल लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट क्या होता है? कोई एक सेल है तो डेवलपमेंट क्या होता है? सम ऑफ टू प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। मतलब क्या हुआ कि सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट ये हुआ कि एक सेल है जिसने ग्रोथ करी। क्या करी? ग्रोथ। और ग्रोथ करने के बाद में ये बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद में ये क्या हो गई? डिफरेंशिएट हो गई, है ना। तो सेलुलर लेवल पे हमने देखा कि इतनी बड़ी भी नहीं, थोड़ी सी ग्रोथ करेगी, हल्की सी छोटी सी ग्रोथ होगी। ग्रोथ के बाद में ये क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट हो जाएगी, और ये हो जाएगी फिक्स, परमानेंट हो जाएगी। और फिक्स होकर के किसका पार्ट बन जाएगी? टिश्यू का पार्ट बन जाएगी। और टिश्यू किसका पार्ट बन जाएंगे? ऑर्गन का पार्ट बन जाएंगे जाकर के। तो इस तरीके से ये होता है डेवलपमेंट। और जब ये ऑर्गन बनेगा तो मॉर्फोलॉजिकली भी रिफ्लेक्ट होगा। तो मॉर्फोलॉजिकली भी क्या होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो हमने ये डेवलपमेंट जो लिखा है, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये सेलुलर लेवल पे होता है। और इसी के बिहाफ पे आप प्लांट के अंदर डेवलपमेंट जब पढ़ते हो तो प्लांट में डेवलपमेंट क्या होता है? सीड जर्मिनेशन, प्लांट फॉर्मेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव में फ्लावर, फ्रूट, देन न्यू सीड सेट, ऐसा होता है डेवलपमेंट। तो वो होता है प्लांट के अंदर डेवलपमेंट। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं, एक तो इंट्रिंसिक और दूसरे एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर कंट्रोल करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है और दूसरा डेवलपमेंट जो है, इसको ये कौन, प्लांट में जो बड़ा हो रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, और ये चेंज जो हो रहा है वो डेवलपमेंट होता है। तो अच्छा, मैं वर्ड ये बोलूंगा कि जो टाइम के साथ में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मर रहा हो, चाहे वो अच्छा बन रहा हो, तो वो डेवलपमेंट है। और ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ हो रही है जिसमें वो अच्छा बढ़ रहा हो, है ना, ग्रो कर रहा हो, है ना, वेल ऑर्गेनाइज हो रहा हो, वो है ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं कह सकता हूं कि डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, उसमें ग्रोथ होती है, और डी ग्रोथ वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो ये फैक्टर इसको, डेवलपमेंट को और ग्रोथ को, दोनों को क्या करते हैं? अगर प्लांट की ग्रोथ अगर अफेक्टेड है तो उसका डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो ग्रोथ। ग्रोथ इज द
परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज। तो पहले सबसे पहले क्या बताएंगे सर, ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ग्रोथ छोटा टर्म है जो डेवलपमेंट में आता है। ग्रोथ का मतलब है पॉजिटिविटी। अगर प्लांट के अंदर अगर कोई फैक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर ग्रोथ को कम कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप का डेवलपमेंट ही है। और अगर मान लो ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं तो वो भी एक टाइप का डेवलपमेंट के अंदर ही इफेक्ट पड़ने वाली बात हो गई। तो दोनों टाइप में डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज इन ड्राई वेट, साइज, मास, वॉल्यूम ऑफ द सेल, ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई ऑर्गन हो ऑर्गेनिज्म में, या फिर ऑर्गन में कोई टिश्यू हो, टिश्यू में कोई सेल हो, इनका सबका ड्राई वेट, साइज और मास में इरिवर्सिबल इंक्रीज ही क्या होता है, ग्रोथ होता है। और इट इज इंटरनल और इंट्रिंसिक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर से होती है ग्रोथ। तो प्लांट ग्रोथ इज, प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी सर, मैं बोलूंगी सर मेरा प्लांट ग्रोथ कर रहा है, तो वो ग्रोथ किसकी वजह से होती है, दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय सेल डिवीजन, इंक्रीज इन द सेल नंबर। आप बोलोगे कि सर प्लांट के अंदर कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो डेवलपमेंट में भी इफेक्ट आ रहा है। तो एक्चुअली हम कैसे समझें कि प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लांट के अंदर ग्रोथ करवाती है। एक तो सेल डिवीजन, और सेल डिवाइड होगी तो सेल नंबर में क्या होगा, इंक्रीज होगा, सेल नंबर इंक्रीज होगा, और इवन सेल का साइज भी बड़ा होगा, सेल एनलार्जमेंट। ओके, तो सेल डिवीजन, सेलुलर लेवल के ऊपर प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो सेलुलर लेवल से रिफ्लेक्ट होती है। तो सेल में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि प्लांट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेल में डिवीजन हो रहा है, उसके नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके सेल में साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, ग्रोथ कर रही है, तो प्लांट भी ग्रो हो गया। सो ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव फिनोमिनन। कैसा है, क्वांटिटेटिव फिनोमिनन विच कैन बी मेजर्ड इन द रिलेशन टू द टाइम। तो आपको समझ में आ गया, ग्रोथ जो होता है वो कैसा है, क्वांटिटेटिव फिनोमिनन है ना, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और टाइम के साथ में रिलेट करके बनाया जाता है। तो कोई भी चीज क्वांटिटी से रिलेट करनी पड़ेगी ग्रोथ में। तो प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेंट। तो ये देखो जनरली लिखा है वर्ड, इसका मतलब हो सकता है डिटर्मिनेंट भी हो। तो प्लांट ग्रोथ इज डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट, बोथ ऑप्शन में हो तो बोथ टिक करिएगा। अदरवाइज अगर एक ही पूछा जा रहा है तो आप इनडिटर्मिनेट वर्ड टिक करिएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि ये कभी भी सेल डिवीजन स्टॉप नहीं करता है, इसके मेरिस्टेम जो होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवीजन चलता ही रहता है। ड्यू टू कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ, मेरिस्टेम टिश्यू आर प्रेजेंट एट द सर्टेन लोकेलिटी ऑफ द प्लांट बॉडी। द प्लांट ग्रोथ इन विच न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड। तो देखो प्लांट के अंदर नई सेल जो होती है वो ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी ड्यू टू द मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ द ग्रोथ। तो ये इनडिटर्मिनेट बोलो चाहे ओपन बोलो एक ही बात है, ऑलवेज सेल ऐड करेगी, ये कभी भी नहीं रुकेगा। तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, एक तो होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये परमानेंट टिश्यू बनाएंगे तो ये परमानेंट ग्रोथ करवाएंगे, परमानेंट बॉडी बनाएंगे। तो ये प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट लेंथ में बढ़ता है, तो इलोंगेशन ऑफ द प्लांट बॉडी अलोंग द लॉन्ग एक्सिस, तो इसकी लेंथ बढ़ती है। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी में अंदर लेंथ के अंदर इंक्रीज होता है प्लांट। ओके, लेंथ में बढ़ता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये तो पता ही है, दोनों के बीच में होता है, प्रोड्यूस न्यू ब्रांचेस। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम करते हैं और प्लांट को गर्थ में बढ़ाते हैं, चौड़ाई में बढ़ाएंगे ऐसे। ओके, तो ये देख लो, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये सेल नीचे भेजेगा, ये सेल ऊपर भेजेगा, इससे लेंथ में बढ़ेंगे। और ये लेटरल मेरिस्टेम है जो ये प्लांट को चौड़ाई में बढ़ाएंगे, वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। अ सेलुलर लेवल ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर ग्रोथ को मेजर करना है और वो सेलुलर लेवल पे अगर ग्रोथ को आपको मेजर करना है तो सेल ग्रोथ कर गई है, ये कैसे पता चलेगा, कैसे मेजर किया, तो इंक्रीज होगा अमाउंट में, किसके, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इन द इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट इंक्रीज इन द सेल नंबर, सेल साइज कैन बी मेजर्ड। तो आप प्रोटोप्लाज्म को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप सेल के नंबर को और सेल के साइज को मेजर कर सकते हो आप सेलुलर लेवल पर, अगर आपको ग्रोथ को मेजर करना है तो। द पैरामीटर यूज्ड, अब आप कहेंगे कि सर कौन कौन से पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं ग्रोथ को मेजर करने के लिए।
तो मेजर ग्रोथ इज इंक्रीज, किसमें इंक्रीज? फ्रेश वेट। एक तो फ्रेश वेट एक पैरामीटर हो गया, दूसरा ड्राई वेट एक पैरामीटर हो गया, लेंथ भी एक पैरामीटर है, एरिया सरफेस एरिया पैरामीटर है, वॉल्यूम भी पैरामीटर है, और सेल नंबर भी पैरामीटर है। ये सारे पैरामीटर के अंदर आप किसी न किसी चीज की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ऑल पैरामीटर्स आर नॉट यूज्ड फॉर वेरी काइंड ऑफ ग्रोथ, एवरी काइंड ऑफ ग्रोथ। हर तरीके की ग्रोथ को आप सभी पैरामीटर से नहीं माप सकते। किसी को आप लेंथ से माप सकेंगे, किसी को आप ड्राई वेट से ही माप सकेंगे। ओके, तो फॉर्मेटिव फेज is also called as the phase of the cell formation or cell division. It occurs at the root apex, shoot apex or regions having meristematic tissue. The rate of respiration is very high in the cell undergoing mitosis division in the formative phase. Formative phase ऐसा phase होता है जहां पर सेल डिवाइड करती है। अब आपको देखना फॉर्मेटिव फेज, दूसरा फेज ऑफ एलोंगेशन, फेज ऑफ मैच्योरेशन, और फॉर्मेटिव फेज को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। कौन सा फेज? मेरिस्टेमेटिक फेज। ये होते हैं 3 फेज होते हैं ग्रोथ के। ग्रोथ में पहले क्या होता है? डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन होने के बाद सेल का मैच्योरेशन होता है। तो ये 3 फेज के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। एक मैच्योर सेल, पहले सेल डिवाइड होगी, फिर इलोंगेट होगी, फिर मैच्योरेशन होगी। तो यहां पर मेरिस्टेमेटिक फेज, सेल का डिवीजन वाला फेज जो होता है उसको मेरिस्टेमेटिक फेज बोलते हैं। और फेज ऑफ एनलार्जमेंट, तो जो नई सेल बनेगी वो न्यूली फॉर्म सेल प्रोड्यूस्ड इन कौन सा फेज? फॉर्मेटिव फेज, मतलब मेरिस्टेमेटिक फेज। जिस मेरिस्टेमेटिक फेज में जो नई सेल बनी है वो सेल अंडरगो एनलार्जमेंट। एनलार्जिंग सेल्स ऑल्सो डेवलप वैक्यूल्स। तो ध्यान रखना, वैक्यूल जो होता है, वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूल का डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट फेज, इलोंगेशन फेज, phase of elongation, further increase in the volume of the cell. Okay, cell enlargement occur in the direction with the maximum elongation in the conducting tissue and fibers. तो elongation होता है सभी चीजों का, maximum elongation, length में बढ़ जाएगा। phase of maturation, अब जो elongated cells हैं, enlarged cells हैं, vacuole बनी हुई सेल है, उनमें क्या होता है? एक स्पेशल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सेल जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन करती है। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गेन करती है, एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजी गेन करती है, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, मैच्योरेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ की रेट्स, डिफरेंट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है? इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, पर यूनिट टाइम पर अगर आप किसी ग्रोथ को मेजर, मान लो कि 1 घंटे के अंदर, पर यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा, टाइम स्पैन, उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में कितना ग्रोथ हुआ है ना, वो अमाउंट ऑफ ग्रोथ जो है उस पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट ऑफ टाइम में, उसको ग्रोथ रेट बोलेंगे। और ग्रोथ रेट में भी एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक 2 टाइप की ग्रोथ रेट होती है। एक तो होती है एरिथमेटिक ग्रोथ रेट और दूसरी होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ये कैसी होती है भाई? एरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होती है? ये जो होती है वो ग्रोथ कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन द ग्रोथ अकर इन अरिथमेटिक प्रोसेस। जैसे अरिथमेटिक क्या होता है? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से कांस्टेंट होती है और अरिथमेटिक प्रोसेस में चलती रहती है। इट फाउंड इन रूट एंड शूट इलोंगेशन। तो जब रूट और शूट इलोंगेट होती है तो इलोंगेशन जोन जो होता है, तो रूट का और शूट का इलोंगेशन फेज की वजह से होता है। और यहाँ पर ये शूट और रूट के इलोंगेशन के टाइम पे सेल कैसे ग्रोथ करती है, ग्रोथ रेट कैसी होती है? अरिथमेटिक ग्रोथ होती है। ओके, तो लेंथ आफ्टर टाइम, लेंथ एट बिगिनिंग और ग्रोथ रेट इनटू टाइम। तो ये होता है LT इज इक्वल टू L0 RT। LT इज इक्वल टू L0 RT। तो कांस्टेंट इसमें जो ग्रोथ कर्व मिलेगा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में, लीनियर। अरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है वो लीनियर ग्रोथ होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्रोथ होती है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या हुआ देखो, 2 से 4, 4 से कितना बन रहा है? 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। हर बार देखो 2-2 बढ़ रही है ओनली। तो 2 से, जैसे 2 सेल थी, कैसे? 1 सेल से 2 बनी। अब 2 से कितनी बननी चाहिए? 2 से 4, है ना? अब आप बोलेंगे सर 2 से 4 बनती हुई नजर आ रही है, इससे 2 और इससे 2, 2 से 4। और 4 से कितनी बननी चाहिए भाई? इन 4 से कितनी बननी चाहिए? आगे 8 बननी चाहिए थी। यस और नो? तो बनी है 6। 6 क्यों बनी? क्योंकि इनमें से 2 जो है वो क्या हो गई? परमानेंट हो गई। अगर ये 2 से 8 बनती है, हर सेल
हर जनरेशन की सेल जो है अगर डिवाइड होने के लिए चली जाएगी तो जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी, और हर जनरेशन की एक एक सेल जो बन रही है वो सेल अगर ओनली एक सेल ही आगे जाकर के डिवाइड होगी तो हम कहेंगे कि सर इसमें से क्या हुआ, ये एक से बनी दो, दो में से एक हो गई परमानेंट, आगे गई दो, ठीक है। तो यहां पर इससे दो और बनी, ये परमानेंट हो गई, इससे और दो बनी। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि हर फेज में केवल एक ही सेल डिवाइड होने के लिए है, बाकी सब क्या हो रही है, परमानेंट हो रही है। ओके, तो कुल मिलाकर के जैसे यहाँ पे एक सेल थी, इससे दो बनी, दो से आगे बढ़ती गई, और हर डिवीजन में एक ही सेल डिवाइड होती रहेगी। तो ये होती है अरिथमेटिक, कांस्टेंट रेट से चलते रहता है। हर फेज में हर जनरेशन में एक सेल डिवाइड होने वाली और बाकी परमानेंट। यहाँ हर जनरेशन की ईच सेल डिवाइड होने के लिए आगे रेडी है, तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल बना देगी। इसमें तो देखो 1 2 3 4 5 6 सेल बनी है। कौन सी जनरेशन, 1 2 3 4, फोर्थ जनरेशन के अंदर 6 सेल बनी है। इधर फोर्थ जनरेशन में कितनी बनी है, 2 4 8 16 16 सेल। फोर्थ जनरेशन के अंदर 16 सेल बनी है। तो देखो ज्यादा सेल यहां बन रही है, तो जियोमेट्रिक ग्रोथ, एरिथमेटिक ग्रोथ। यहां पर कोई भी सेल जो है किसी भी जनरेशन में परमानेंट नहीं हो रही है, यहां पर हर जनरेशन में सेल परमानेंट होती जा रही है, डिवीजन कैपेसिटी को लूज करती जा रही है। कम टाइम में ज्यादा सेल बना के देगा और कांस्टेंट सेल नंबर बना के देगा, यानी कि कम नंबर ऑफ सेल बना के देगा। यहां सेल सब डिवाइडिंग होगी, यहां डिवाइडिंग भी होगी और परमानेंट भी होगी। तो इस टाइप का ज्योमेट्रिक ग्रोथ जाइगोट में देखने को मिलता है। जाइगोट सबसे पहले डिवाइड होता है ज्योमेट्रिक फेज में, मतलब जाइगोट में डिवीजन सबसे पहले होता है, तो वो ज्योमेट्रिक टाइप का ग्रोथ करता है, और फिर बाद में डिवीजन भी करेगा, डिफरेंशिएट भी होगा, तो फिर अरिथमेटिक फेज आती है। तो फर्स्ट फेज इज जाइगोट के अंदर ज्योमेट्रिक फेज, और सेकंड फेज इज अरिथमेटिक फेज। ओके, तो ये अब लीनियर डायग्राम इसका तो आएगा ग्राफ। अगर लेंथ अगर पैरामीटर ले लें और लेंथ पैरामीटर में लें और अरिथमेटिक ग्रोथ माने, तो ये पहली जो है वो L0 इनिशियल लेंथ है। अब किसी टाइम के ऊपर आपने, यानी कि सुबह देखा तो एक L0 लेंथ का प्लांट था इतना सा, ओके, ये L0 लेंथ थी, और फिर आपने कुछ टाइम पीरियड लिया, उस टाइम पीरियड में ये ग्रो होकर के इतना बढ़ गया, तो ये बन गया T टाइम के अंदर LT। तो यहां पर LT जो है वो क्या होगा, LT जो है वो होगा लेंथ L0 प्लस RT। R क्या होगा भाई, ग्रोथ रेट। T क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम, यानी कि ये जो स्लोप है, इस स्लोप को अगर देखेंगे तो ये स्लोप आएगा आपका क्या, R, ग्रोथ रेट, कि पर्टिकुलर टाइम में कितना हाइट बढ़ा है, तो ये ग्रोथ रेट हो जाएगी। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एक्चुअल ग्राफ। तो ये हमने पैरामीटर लिया है साइज को या वेट को, कोई भी पर्टिकुलर साइज या कोई भी ऑर्गन का एक वेट, और इस वेट को हम टाइम के साथ में देख रहे हैं। तो वो साइज में बढ़ रहा था पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे, और फिर आपने देखा कि एकदम से ज्योमेट्रिकली ये एकदम एक्सपोनेंशियल फेज आया। तो पहले आया लैग फेज, फिर आया एक्सपोनेंशियल फेज, और फिर आया एसिम्प्टोट आ गया, तो स्टेशनरी फेज आ गया। तो ये सिग्मॉइड ग्राफ ऑब्टेन होता है। और सिग्मॉइड ग्राफ कौन सी ग्रोथ में ऑब्टेन होता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ऑब्टेन होता है। कैसे समझ में आएगा ये चीज, ये देखो ऐसे समझ में आएगा कि सबसे पहले सेल 1 से 2, 2 से 4, यहाँ नंबर बिल्कुल कम है। हर जनरेशन के दूसरी जनरेशन के बाद में थोड़ा ही नंबर बढ़ रहा है। तो यहाँ ग्रोथ कैसे हुई, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू कम है, 2 है इसलिए 4 है, 4 है इसलिए 8 है, 8 है तो 16 है, 16 है तो 32 है। तो इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी तो फाइनल वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहाँ स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू कम होती है, इसलिए ये धीरे धीरे चलता है। और जब एक लिमिट तक यहाँ एकदम आ जाते हैं 32 16, तो एकदम से ग्रोथ हो जाएगी। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यहाँ पर 2 से 4, 4 से 6 ही हो रहे हैं, 2 ही बढ़ रहे हैं, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ही हो रहे हैं। ये नंबर कम है। यहां से 16 से 32, 32 से 64, एक जनरेशन में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो फिर ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इतने बढ़ जाएंगे कि अब इनको आगे बहुत ज्यादा नरिशमेंट, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उनको लिमिट कर देगी, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये सिग्मॉइड ग्रोथ हो गया। जनरली जो ग्रोथ होती है ऑर्गन की, जो पर्टिकुलर देखी जाती है, वो इसी तरीके से देखने को मिलती है। जो जाइगोट के अंदर ग्रोथ करता है ना, तब ये ऐसा। ओके, क्लियर। और जो सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं ना, प्लांट सीजनल एक्टिविटी शो करते हैं, उनमें यही ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेम ऐसी की ऐसी। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और सिग्मॉइड ग्रोथ, तो देखो
ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और दूसरा सिग्मोइड ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो होती है वो आपको वही कौन सी वाली, और सिग्मोइड ग्रोथ जो होती है वो यहाँ वाली। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो होती है वो जे शेप होता है और ये सिग्मोइड होता है। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है उसको ऐसे दिखाते हैं अपन, डब्ल्यू टी वेट, टी टाइम पर वेट, डब्ल्यू नॉट ई रेज्ड आर टी। और यहाँ पर लॉगरिथम शो होता है क्योंकि लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। तो इसको हम बोलेंगे एक तो अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरी ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ओके, क्लियर। अब एक क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी मेड बाय, तो एक तो होता है मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, अब आप क्या कर रहे हो, दो ग्रोथ रेट है आपके पास में, एक तो रिलेटिव ग्रोथ रेट है और एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है। तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर करना है आपको, कितनी क्वांटिटी है दोनों में और उसका कंपैरिजन अगर करना है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अच्छा नहीं होता, ज्यादा अच्छा होता है कौन सा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। यानी कि द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस इज कॉल्ड, तो वो है दोनों का कॉमन होना चाहिए। जैसे अगर ये लीफ है, ये पहले 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर दोनों का सेम टाइम था और इसने बढ़कर के जो है वो A1 जो साइज बनाया वो बनाया उसने 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज कर लिया, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसने भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज किया। ओके, तो ये टोटल 55 हो गया और ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसने 10 से 15 बनाया। ओके, दोनों ने ही 1 आवर के अंदर, कितने आवर में, 1 आवर के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज हुआ। ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ और ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। लेकिन देखो इनिशियल वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, इनिशियल वैल्यू 50 है। ये लोग ज्यादा थे, ज्यादाओं ने सेम टाइम में 5 बनाया, इन्होंने इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम थे, 5 टाइम्स कम थे, तो इन्होंने भी इसके बराबर इंक्रीमेंट किया। तो हम कहेंगे कि ज्यादा जो मास ऐड करने का जो कैपेसिटी है, जिसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर जो बायोमास ऐड करने की कैपेसिटी जो है वो इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू इसकी, तो हम कहेंगे कि रिलेटिवली इसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ओके, एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की सेम है, ये भी 5 ही बना रहा है 1 आवर में, ये भी 5 ही बना रहा है, बट रिलेटिवली देखा जाए तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है इसकी ज्यादा है। इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है रिलेटिव ग्रोथ रेट। ओके, तो इनिशियल वैल्यू ही एक्चुअल में क्वांटिटेटिव कंपैरिजन रिलेटिव ग्रोथ रेट से होना चाहिए। ओके, क्लियर। और एफिशिएंसी इंडेक्स, एफिशिएंसी जो होती है वो यहां पर रिलेटिव ग्रोथ रेट बताती है। तो यहां रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है ना आर, तो वो रिलेटिव ग्रोथ रेट आपके इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए ज्योमेट्रिक ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर वो जो आर है वो उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। तो इस लीफ की एफिशिएंसी ज्यादा है या इसकी, तो यहां पर इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। आपको कैसे पता लगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट से पता लगा। ओके, क्लियर। अब है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। भाई ग्रोथ जो होती है प्लांट की या सेल की, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या कंडीशन चाहिए उसको। तो इसके लिए चाहिए वाटर, ऑक्सीजन, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट, इन सब के लिए। ओके, तो वाटर किसके लिए चाहिए ये सबको पता है भाई, प्रोटोप्लाज्म के लिए। टेम्परेचर भी बहुत अच्छा सारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। क्लियर, इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो आपको सिंपली एकदम अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। अब आपको एक चीज है वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर के फर्स्ट टाइम परमानेंट हो रही है, डिफरेंशिएशन। परमानेंट सेल वापस डिवीजन की कैपेसिटी गेन कर रही है, मेरिस्टेम बन रही है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। अब वो बना हुआ मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवीजन करके उन सेल को वापस परमानेंट करेगा, डिवीजन कैपेसिटी को लूज करेगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनाएगा, उस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। ओके, तो प्लांट ग्रोथ में इंक्रीज करता है तो उसके लिए पहले मेरिस्टेम बनना जरूरी है, तो वो होता है डी डिफरेंशिएशन से वो मेरिस्टेम बनते हैं लेटरल, और लेटरल मेरिस्टेम में डिवीजन और रीडिफरेंशिएशन से नया टिश्यू बनता है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जिससे वो गर्थ में इंक्रीज हो जाता है, चौड़ाई में बढ़ जाता है प्लांट, चौड़ाई में स्टेम, है ना ऐसे। और प्लांट लेंथ में बढ़ता है तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में डिफरेंशिएशन होता है, जिससे वो प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर
डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, उसकी वजह से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं, जैसे न्यू प्लांट बॉडी लेंथ में बढ़ती है, प्राइमरी प्लांट बॉडी। अब डेवलपमेंट, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सेल। देखो डेवलपमेंट किसमें हो सकता है, सेल में भी हो सकता है, डेवलपमेंट ऑर्गन में भी हो सकता है, और डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। एक पूरी लाइफ में उसमें क्या हो रहा है, तो डेवलपमेंट सेलुलर लेवल पर भी है, ऑर्गन लेवल पर भी है, और ऑर्गेनिज्म लेवल पर भी है। जैसे हमारा डेवलपमेंट, बच्चे जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू बेबी से एडल्ट, वेजिटेटिव, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, देन सेनेसेंस, देन डेथ, ये पूरा लाइफ हिस्ट्री क्या है, डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गन का भी एक डेवलपमेंट होगा, सेल का भी एक डेवलपमेंट होगा, तो विच इंक्लूड्स, अब क्या क्या होता है भाई ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे प्लांट अगर लेते हैं तो प्लांट में सीड जर्मिनेशन, फिर उसकी ग्रोथ, फिर डिफरेंशिएशन, फिर मैच्योरेशन, फिर फ्लावरिंग, फिर सीड, फिर सेनेसेंस, ये सारा डेवलपमेंट है। ये डायग्राम एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट है, तो ये डेवलपमेंट एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मेरिस्टेमेटिक सेल, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, साइज में बड़ी होगी, जैसे ही साइड में मेरिस्टेमेटिक सेल छोटी है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई, बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद में डिवीजन हो जाएगा। अगर डिवीजन नहीं हुआ तो और बड़ी होगी, ये और बड़ी, ये यहाँ पे गई प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद में ये ग्रोथ कर लेगी, यहाँ पे डिवीजन कर लेगी। नहीं तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, सेल के अंदर इलोंगेशन होता है, मेरिस्टेमेटिक के बाद यहाँ पे इलोंगेशन, इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन के बाद एक मैच्योर सेल, कुछ ना कुछ बनाने वाली सेल बन जाएगी, और ये सेल जो है वो फ्यूचर में टाइम के साथ में सेनेसेंस हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन द प्लांट सेल। तो यहां तक आप ध्यान रखिए, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई, फिर एक्सपेंशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, देन मैच्योरेशन हुआ एंड परमानेंट सेल बन गई। ओके, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ इज रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। तो देखो एनवायरमेंट में ये डेवलपमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसका क्या मतलब है, इसको डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी बोलते हैं क्योंकि प्लांट के अंदर हर फेज में अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। पर्टिकुलरली लीफ की अगर बात करें तो लीफ में हेट्रोफिली, मतलब एडल्ट में लीफ अलग है और जुवेनाइल में लीफ अलग है, तो टाइम फेज के साथ में लीफ का मॉर्फोलॉजी चेंज हो रहा है, दोनों अलग अलग लीफ बन रही है, हेट्रोफिली। तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, मतलब लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की लीव्स आपको देखने को मिलती है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। और एक होता है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, मतलब क्या है कि सेम प्लांट है, सेम एज है प्लांट की, उस एज और एक सेम टाइम के अंदर उसी टाइम पर दो टाइप की लीफ उसमें देखने को मिली है, दो हैबिटाट में, एक तो पानी के कांटेक्ट में है वो अलग, और जो एयर के कांटेक्ट में है वो अलग। तो इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए दो टाइप की होती है। तो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली, हेट्रोफिली इन कॉटन प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरस, पीजीआरस की बात करें, ये हेट्रोफिली वाला बात हो गया, ये जुवेनाइल और ये एडल्ट। तो हेट्रोफिली इन ए लार्क्सपर और बी बटरकप। ठीक है जी, तो वाटर हैबिटाट और टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और ये जुवेनाइल और ये एडल्ट। तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट की और ये वाटर हैबिटाट की, ये बटरकप के अंदर है और ये लार्क्सपर है, कॉटन और कैरिएंडर में भी होती है। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं उन सभी को हमने देखा कि उनकी डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटल है। कैसी है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। तो उस एक्सीडेंटल डिस्कवरी को हमने यहां पर देखा। तो बेकेन डिजीज जो होती है वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से हुई थी, और ये फंगस था एस्कोमाइसिटीज का, जिससे उन्होंने प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने वो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जिसका नाम था जिब्रेलिन। उसने क्या कर दिया, जो सीडलिंग थे जो राइस के, वो एकदम से टॉल हो गए, लेंथ में ग्रो कर गए थे, है ना। तो फुलिश सीडलिंग बेकेन डिजीज बोला था राइस के अंदर। और कुक एंड मिलर ने साइटोकाइनिन्स को निकाला, और ये साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करते हैं। और ये सबसे पहले जो देखा था वो था काइनेटीन। क्या था, काइनेटीन। क्लियर। इसी तरीके से ऑक्सीन जो होता है वो एफडब्ल्यू वेंट ने, और टिप ऑफ कोलियोप्टिल ऑफ ऑट सीडलिंग, ऑट का जो सीडलिंग है ओट का, उस ऑट के सीडलिंग के कोलियोप्टिल के टिप में सबसे पहले आइसोलेट किया था एफडब्ल्यू वेंट ने। ओके,
तो ये क्या होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर? ये सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन विच मे बी इंडोल कंपाउंड, एडेनिन डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, जो आपको रटना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, इनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे। जैसे ये रहा, ये जो पूरा टेबल है वो आपको याद रखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीन्स की। तो ऑक्सीन्स जो होता है वो 3 इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये नेचुरल ऑक्सीन्स होते हैं। और ये कहां पर प्रोड्यूस होते हैं? स्टेम और रूट के एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं और माइग्रेट करते हैं नीचे की तरफ में ऑक्सीन्स। ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि टिप कोल्यूटिल के अंदर, ये देखो ये लाइट है और लाइट के दूसरी साइड में ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से ये लाइट की तरफ मुड़ गया। फिर इसका टिप हटा दिया, लाइट दी तो कोई मुड़ा नहीं, कहीं भी कर्वेचर नहीं है लाइट की तरफ। फिर ये क्या है? ये अगार अगार है जिसके अंदर ऑक्सीजन डाला हुआ है, उसके अंदर डाला और इसको डालने के बाद लाइट दी, तो लाइट देने के बाद में ये देखो ये लाइट की तरफ में मुड़ गया। तो कहने का मतलब है कि इस टिप के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो निकाल के रख लिया इन्होंने, ठीक है। और अपेक्स में प्रेजेंट होता है, अपाइकल डोमिनेंस शो करता है, मतलब ये प्रेजेंट होगा ऊपर की तरफ में, नीचे ऑक्सीजन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है? अपाइकल डोमिनेंस जो होता है वो कैसे होता है कि ऑक्सीजन यही सिंथेसिस हुआ और इतना नीचे नहीं आता, वो वहीं पर ही नीचे प्रेजेंट होता है। तो नीचे जब जाएगा तो नीचे की तरफ में यहाँ बेस में ग्रो करवाएगा, और जब बेस में ग्रोथ होगी तो ये ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजन यहाँ सिंथेसिस हो रहा है और पूरा नीचे तक आ रहा है, इस एक्सिलरी बर्ड तक आ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो यहाँ प्रेजेंट है ऊपर, और ऊपर की स्टिप को ही ग्रो करवाता है। अगर स्टिप को काट दो तो फिर ये ऊपर कोई ग्रोथ नहीं होगी, तो फिर क्या होगा कि ये नीचे की तरफ में ग्रो करेंगी, एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो ग्रो करने लग जाती है। तो अपाइकल डोमिनेंस में अगर डीकैपिटेशन कर दो तो एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो लेटरल ग्रो करने लग जाती है। ओके, तो ऑक्सीन्स के टाइप हैं आपके पास में बहुत सारे। नेचुरल ऑक्सीजन, इंडोल एसिड 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D और Na नैप्थेलिक एसिटिक एसिड टाइप्स। ऑक्सीजन के यूजेस की बात करें तो रूट प्रमोट करते हैं, फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं, ओके, पार्थेनोकार्पी प्रमोट करते हैं और वीडीसाइड भी होते हैं। इनके सबके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में लिखे हैं, आपको ये रटने ही पड़ेंगे। ऑक्सीजन से कोई नहीं बचा सकता है आपको उनको रटने से। फंक्शन क्या है? अपाइकल डोमिनेंस, टिप में प्रेजेंट होंगे और टिप को ग्रो करवाएंगे, नीचे लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देंगे। एब्सिशन करते हैं, एब्सिशन का मतलब क्या है? झड़ा देंगे पत्तियों को और इनको झाड़ना, पेड़ में से पटक देना नीचे, एब्सिशन। लेकिन एब्सिशन ओल्ड पार्ट का, खराब पार्ट का ही एब्सिशन करते हैं। तो ये अच्छा काम है इनका कि जो सड़ा गला पार्ट है, लीव्स है या फ्रूट है, उनका एब्सिशन प्रमोट करते हैं ये। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम को बनाते हैं, अच्छा खासा वेस्कुलराइजेशन प्रमोट करते हैं प्लांट में, और सेल डिवीजन को भी बढ़ा देते हैं ऑक्सीजन। ओके, अकरेंस कहां होती है? शूट के अपेक्स में और रूट के अपेक्स में पाए जाते हैं ऑक्सीजन। ये सारा बात आपको पता ही है। अब है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं भाई? जिब्रेलिन का बहुत सारा काम यहां पर है। ये स्टेम की ग्रोथ करवाते हैं। ये इंटरनोड जो होते हैं स्टेम को लेंथ में बढ़ा देते हैं। बोल्टिंग का मतलब होता है कि बिफोर फ्लावरिंग इंटरनोड इलोंगेशन। जैसे कैबेज रोजेट हैबिट वाले होते हैं ना, जो नीचे ही लगे हुए होते हैं, एकदम नीचे जमीन के अड़कर, तो उनमें फ्लावरिंग से पहले ये लंबे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बोल्टिंग। ये जिब्रेलिन करवाता है। सीड का जर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को बढ़ा देता है जिब्रेलिक एसिड। यूज क्या है? फ्रूट ग्रोथ। फ्रूट का अच्छा खासा साइज अगर आपको चाहिए, फ्रूट में एप्पल का साइज अगर बढ़िया चाहिए, तो जिब्रेलिन उनके ऊपर छिड़क दो। तो ये यूजेस हैं, है ना, आप इनमें काम में ले सकते हो। और डिले राइपनिंग, अगर फ्रूट को अगर मान लो पेड़ के ऊपर लंबे टाइम तक लगा के रखना है और ऑफ सीजन में भी फ्रूट बेचने हैं, तो वो वहां पेड़ पे लगे रहने चाहिए, उनको पकने से रोकना चाहिए। तो डिले करते हैं राइपनिंग के अंदर। और इंक्रीज माल्ट यील्ड, माल्टोज जो होता है, शुगर जो होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं। जो माल्टोज जो होता है वो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज जो होते हैं, दारू बनाने वाले जो ठेके होते हैं, वो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें माल्टोज होना बहुत जरूरी होता है। तो एक सीड में माल्टोज को बढ़ाने के लिए आपको ये काम में आते हैं। एनहांस शुगर यील्ड, आपको पता है कि ये इंटरनोड को बढ़ा देते हैं। ये जो स्टेम होता है इसके इंटरनोड को लंबा लंबा कर देते हैं। और जब ये ऐसा अगर मान लो गन्ने में, शुगर केन में कर देंगे, तो आप बताओ ज्यादा शुगर बनेगी या नहीं बनेगी? तो ये शुगर यील्ड को बढ़ा देते हैं।
किसके अंदर? शुगर केन में। और यहां पर होता है क्विकर मैच्योरिटी इन जुवेनाइल कॉनिफर्स। तो जुवेनाइल कॉनिफर्स के जो सीड होते हैं वो बड़े इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सीड कब बनेंगे? जब जल्दी मैच्योर होगा, तो जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। तो जुवेनाइल मैच्योरिटी जो होती है उसको प्रमोट करते हैं वो, और वो सीड ऑब्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। ये काम है जिब्रेलिन्स का। ओके, अब है नेक्स्ट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है भाई? साइटोकाइनिन होता कहां पर है? साइटोकाइनिन होता है डेवलपिंग शूट बर्ड्स। शूट की जो बर्ड्स होती हैं उनमें डेवलप होने वाली में, रूट के अपेक्स में और यंग फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है ये। कौन? साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करता है। तो फंक्शन क्या है भाई? ये बॉडी में क्या करता है? ग्रोथ ऑफ लीव्स, लीव्स को बढ़ा देता है। ग्रोथ ऑफ शूट, ओवरकम एपाइकल डोमिनेंस, एपाइकल डोमिनेंस जो होता है उसके अगेंस्ट काम करता है। तो याद रखना, साइटोकाइनिन इज एंटागोनिस्टिक टू ऑक्सिन इन दिस फंक्शन। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया। एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक बढ़ाता है तो एक घटाता है। एपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है ऑक्सिन और इसको ओवरकम करता है साइटोकाइनिन। तो इस कंडीशन के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। डिले सेनेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइटोकाइनिन क्या करता है कि आपका ये जो मिनरल का जो सप्लाई होता है उसको स्लो कर देता है, और ऐसा करके डिले सेनेसेंस, यानी कि सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा जो आता है उस बुढ़ापे को कम कर देता है, जल्दी नहीं आने देता है। इसको बोलते हैं रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट मतलब वो पार्ट को मिनरल न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी को स्लो करना रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट होता है, जिससे सेनेसेंस डिले हो जाता है। और सेल डिवीजन को तो साइटोकाइनेसिस को तो प्रमोट करता ही है साइटोकाइनिन। अब फर्स्ट ऑब्टेन साइटोकाइनिन इज काइनेटीन। कौन था? काइनेटीन। और वो मिला था हेरिंग स्पर्म डीएनए के, जो मछली थी उसके स्पर्म के डीएनए से, हेरिंग फिश, उसके काइनेटीन। ओके, और उसके बाद में फर्स्ट प्लांट के अंदर से जो मिला था साइटोकाइनेटिन वो था जियाटिन, जो कॉर्न कार्नल से मिला था, मक्के से, मेज से। यूजेस क्या है? ओवरकमिंग सेनेसेंस और टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन के साथ डालते हैं। अगर ऑक्सिन ज्यादा है, साइटोकाइनिन कम है, तो रूट बनेगी। क्या बनेगा? रूट सिस्टम बनेगा। ऑक्सिन कम है, साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो शूट बनेगा। और अगर ये दोनों बराबर है तो यहां पर कैलस बनेगा। क्या बनेगा? कैलस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं इथिलीन की। इथिलीन जो होता है वो कहां कहां होता है? राइपन्ड फ्रूट्स, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं उसमें बनता है ये। और जो पार्ट बुढ़ापे में गया है या फिर सड़ गया है, गल गया है कोई प्लांट का पार्ट, तो टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, तो उनमें साइटोका इथिलीन आपको देखेगा। फंक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है इथिलीन, ध्यान रखना। ट्रांसवर्स ग्रोथ, ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है प्लांट की। सेनेसेंस को प्रमोट करता है, ध्यान रखना। एब्सिशन को भी प्रमोट करता है। फ्रूट को पकाता है, राइपनिंग करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डोरमेंसी को ब्रेक करता है। अगर कोई सीड है, अगर कोई प्लांट में कोई बर्ड है, उस बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। जो डोरमेंट है उसको वो जर्मिनेशन के लिए रेडी करेगा। और इलांगेशन ऑफ एक्वेटिक फॉर्म्स, राइस जो होते हैं, राइस में जो एक्वेटिक फॉर्म्स जो होते हैं पानी में डूबे हुए हैं, उनको बढ़ा देता है, लंबा कर देता है। और रूट्स एंड शूट हेयर, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन सरफेसेस हैं उनकी रूट के हेयर्स को बढ़ा देता है, रूट को भी बढ़ा देता है। प्रमोट फ्लावरिंग, तो ये मैंगो में, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। सेक्स एक्सप्रेशन, फ्रूट थिनिंग। फ्रूट थिनिंग का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो फ्रूट्स हैं उनमें फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं उनको बढ़ाता है, जिससे कि फ्रूट को बनाने के लिए ये उनको बढ़ा देता है। सेक्स एक्सप्रेशन मतलब फीमेल फ्लावर को ज्यादा बढ़ाता है कुकुरबिट्स में। फ्रूट की राइपनिंग करवाने में, फ्रूट की थिनिंग और एब्सिशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फ्रूट्स, स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन। तो जो स्टोरेज, जैसे ट्यूबर होते हैं ना, ट्यूबर्स, उनके अंदर स्प्राउटिंग करवानी है तो इथिलीन है। अगर आपको ट्यूबर में स्प्राउटिंग का हेल्प आ जाए और हमें कहे कि सर इथिलीन जो है वो काम में आता है क्या, तो अगर आपको ट्यूबर्स को स्टोर करवाना है, उनके अंदर डोरमेंसी लानी है बर्ड में, तो ऑक्सिन काम में आता है। ध्यान से सुनिएगा,
पोटैटो ट्यूबर्स को स्टोर करना है, डोरमेंट स्टेज में ले जाना है उनके आय को, उनकी बर्ड्स को, तो ऑक्सिन थेरेपी चाहिए होती है। और उन्हीं को अगर स्प्राउटिंग करवानी है, जर्मिनेट करवाना है, तो इथिलीन चाहिए होता है। तो स्प्राउटिंग ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स, ओके। और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो ये सेक्स एक्सप्रेशन से फ्रूट का नंबर बढ़ता है। फ्रूट की थिनिंग होती है, थिनिंग का मतलब कि अच्छे खासे इक्वल साइज के फ्रूट बनते हैं गुच्छे में जो होते हैं वो, वॉलनट, चेरी, इनमें। एब्सिसिक एसिड को एंटी-जीए बोलते हैं हम लोग, एंटी-जीए। इसके मैक्सिमम फंक्शन जो होते हैं वो जिब्रेलिक एसिड से मैच करते हैं। तो क्या काम है, एब्सिशन करवाता है और डोरमेंसी, बर्ड और सीड की डोरमेंसी करता है, जबकि जिब्रेलिन उसको जर्मिनेशन करता है, मेटाबॉलिज्म का इनहिबिशन करता है, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि एंटी-जीए है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपायरेंट। क्या बोलते हैं, एंटी ट्रांसपायरेंट। एंटी ट्रांसपायरेंट होता है एब्सिसिक एसिड। यूजेस देखो ये रहा, और डोरमेंसी को प्रमोट करने के लिए काम में आता है। अब ये एब्सिशन भी करता है। क्या करता है, एब्सिशन। एब्सिशन क्या करता है, पत्तियां वत्तियां गिरा देता है। यानी कि ये काम एडवर्स कंडीशन के अंदर प्लांट को जिंदा रखने के लिए, ये प्लांट का स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये स्ट्रेस के टाइम पे काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तब ये प्लांट में सब कुछ गिरा देगा, कोई काम नहीं करने देगा उसको जिंदा रखेगा। तो ऐसा करके जिंदा रखता है वो, ठीक है। अब है आपके पास में फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो फ्लावरिंग होती है, उस फ्लावरिंग के ऊपर कई चीजों का इफेक्ट पड़ता है। तो उसमें से एक चीज ऐसी होती है जो एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंट में वो जो स्टिमुलस जो होता है वो हार्मोन गेन करते हैं, और पीजीआर जो होते हैं वो उन हार्मोन के स्टिमुलस को एक एक्शन साइट पर पहुंचाते हैं, और एक्शन साइट के ऊपर फ्लावरिंग को डिस्टर्ब करते हैं, या फिर कहेंगे रेगुलेट करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ द फोटो पीरियड्स, तो लाइट के पीरियड का इफेक्ट है ना, या तो वो होगा डे ड्यूरेशन ऑफ लाइट आवर्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो लाइट के टाइम का, जैसे दिन के टाइम कितना लंबा टाइम है, यानी कि कितने टाइम तक, कितने ड्यूरेशन तक सनलाइट अवेलेबल है, और कितने ड्यूरेशन तक 24 आवर्स में से कितने ड्यूरेशन तक अंधेरा है, डार्कनेस है। तो दोनों का ही इक्वल रोल होता है। तो ये अंधेरे का टाइम भी स्टिमुलस है, और ये लाइट वाला जो टाइम पीरियड है वो भी स्टिमुलस होता है। तो ये दोनों स्टिमुलस मिलकर के प्लांट में फ्लावरिंग के होने को, फ्लावरिंग को स्टार्ट करने को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि कोई एक प्लांट है जो फ्लावरिंग स्टार्ट करने के लिए दो टाइप के स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट रखता है, कौन सा, पहला डे टाइम वाला स्टिमुलस और दूसरा डार्क टाइम वाला स्टिमुलस। तो एक प्लांट को ज्यादा डे टाइम चाहिए 24 आवर्स में से, और कम ड्यूरेशन में डार्क टाइम चाहिए, डार्क पीरियड चाहिए। तो डे पीरियड ज्यादा और डार्क पीरियड कम, तो मतलब उसको लाइट ज्यादा लगी ना, लॉन्ग डे लगे या नहीं लगे। तो ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग तभी होगी जब उनमें लॉन्ग डे ड्यूरेशन होगा और शॉर्ट डार्क ड्यूरेशन होगा, नाइट ड्यूरेशन होगा। ऐसे प्लांट को बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। फ्लावरिंग करने के लिए ये रिक्वायर्ड है उनको, इसलिए लॉन्ग डे प्लांट हो गए, ओके। एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना। दूसरी बात, शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, वो प्लांट जिनको फ्लावरिंग के टाइम पर फ्लावरिंग करने के लिए शॉर्ट डेज रिक्वायर्ड है और लॉन्ग नाइट्स रिक्वायर्ड है, डार्कनेस ज्यादा, लाइट पीरियड कम, तो वो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो ऐसा कब होता है, सर्दियों के टाइम पे होता है कि अंधेरा ज्यादा टाइम तक होता है और उजाला कम टाइम तक होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनके फ्लावरिंग का टाइम सर्दियों के टाइम पे आता है ना। तो आपको अभी जो प्लांट दिख रहे हैं सारे के सारे जो सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाले हैं वो सारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। और जो गर्मियों के टाइम पे, जो बारिश के बाद में जो फ्लावरिंग करते हैं, जिनके अंदर लॉन्ग डे होते हैं और शॉर्ट नाइट्स होती हैं, वो लॉन्ग डे प्लांट होंगे, मतलब गर्मियों वाले प्लांट होंगे, उनमें गर्मियों में फ्लावरिंग होगी। इधर सर्दियों में फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट्स में होंगी। और एक प्लांट होते हैं जिनपे इन लाइट पीरियड का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब आपको एक बात बोलते हैं कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, कौन सा प्लांट है, ये देखो यहां पे
ये देखो यहां पर अंधेरा कम है, इस प्लांट को अंधेरा ज्यादा है। अब आप देखो कि एक प्लांट है, जो ये प्लांट है वो है शॉर्ट डे प्लांट, और ये प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट। ये लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग कब हुई? जब लॉन्ग डे दिया। शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कब हुई? तो शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग तब हुई जब इस शॉर्ट डे प्लांट में ये फ्लावरिंग देखने को मिल रही है यहां पर। और ये कब देखने को मिल रही है? जब आपने शॉर्ट डे दिए और लॉन्ग डार्कनेस दी। इसका भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना इसका है। अगर आपने ज्यादा बड़ा दिन, ज्यादा लाइट दे दी, क्या नाम, ज्यादा डार्कनेस दे दी, कम लाइट दे दी, तो फ्लावरिंग देखने को मिली किसमें? एसडीपी में। एलडीपी में फ्लावरिंग नहीं है। देखो ऐसे स्टिमुलस पे, ये एलडीपी प्लांट है, उसमें फ्लावरिंग नहीं है। और एलडीपी में फ्लावरिंग कब है? जब लॉन्ग डे है और शॉर्ट डार्क है, तब यहां फ्लावरिंग है, और यहां फ्लावरिंग एसडीपी में नहीं है। अब एक तीसरा स्टिमुलस है जिसमें आपने ऐसा ही स्टिमुलस दिया, लेकिन इसके रात के अंधेरे को फ्लैश डाल दी लाइट की और अंधेरे को भंग कर दिया। तो आप बताइए ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग कौन कर रहे थे? एसडीपी कर रहे थे। अब एसडीपी फ्लावरिंग करना बंद कर दिए। एसडीपी ने फ्लावरिंग ही बंद कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि आपने उसको जितना डार्क चाहिए था उतना डार्क नहीं दिया, लाइट डाल करके डिस्टर्ब कर दिया। तो ये कहते हैं हम फ्लावरिंग ना करें, अब हमारा डार्क पीरियड जितना चाहिए था उतना आपने दिया नहीं। तो चलो भाई, डार्क पीरियड नहीं दिया। अब ये एलडीपी में फ्लावरिंग क्यों हुई? ये कहता है कि हमें चाहिए था उजाला ज्यादा, ये कम था, डार्कनेस ज्यादा थी, आपने डार्कनेस में लाइट डाल दी तो हमको उजाला मिल गया, उजाला मिलते हम फ्लावरिंग कर लेंगे। तो ध्यान रखना, इसको डिस्टर्ब करने पर एलडीपी में तो फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन एसडीपी के अंदर डार्कनेस डिस्टर्ब होने की वजह से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये हो गया इनका। अब एक क्रिटिकल फोटो पीरियड किसका ज्यादा होता है? सिंपल बात है भाई, जिसको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट होगी फ्लावरिंग करने के लिए, उसके पास ऑलरेडी लाइट कम है, तभी तो ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है। और जिसको फ्लावरिंग करने के लिए कम लाइट पीरियड की रिक्वायरमेंट है, वो तो उसके पास में पहले ज्यादा लाइट पीरियड था, तभी तो। यस और नो? तो आप देखिए क्रिटिकल फोटो पीरियड किसके लिए? एलडीपी के लिए कम होगा। तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड कम होता है। इसी वजह से ही तो वो फ्लावरिंग के लिए ज्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं, जिनको शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग करने के लिए, उसके पास में इनके कंपैरिजन में क्रिटिकल फोटो पीरियड ज्यादा होता है। तभी तो इनको कम फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, शॉर्ट डेज की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए। ओके, तो ये हो गए आपके फोटो पीरियडिज्म। अब ये फोटो पीरियडिज्म में एक्चुअली होता क्या है कि ये पीआर जो होता है वो इनएक्टिव होता है, पीएफआर जो होता है वो एक्टिव होता है। ये होता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वो प्लांट के लीव्स में होते हैं। तो ये जो स्टिमुलस होता है लाइट पीरियड का, ये लीफ एक्सेप्ट करती हैं, और लीफ में होता है फ्लोरिजन, और ये फ्लोरिजन हार्मोन आगे जाकर के फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और ये फ्लोरिजन को प्रमोट करते हैं ये कन्वर्जन, जो फाइटोक्रोम जो होता है वो एक पिगमेंट होता है जो इस स्टिमुलस को एक्सेप्ट करता है लीफ के अंदर। तो यहां पर जब आप रेड लाइट दोगे तो रेड लाइट जो होती है वो होती है लाइट पीरियड। लाइट पीरियड जो होता है ना डे टाइम में, तो वो होता है रेड लाइट। तो डे टाइम के अंदर आएगी रेड लाइट, तो ये है डे टाइम। और ये जो होती है वो नाइट में, डार्कनेस, नाइट के अंदर होता है फार रेड लाइट। तो बताइए ज्यादा लंबी लाइट होगी, ज्यादा लंबी नाइट होगी, तो ये लाइट ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा बनेगा। तो मतलब ये ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो पीआर का वैल्यू जो लंबी नाइट, तो ज्यादा नाइट तो ज्यादा पीआर। अगर नाइट ज्यादा लंबी है तो इन पीआर का अमाउंट ज्यादा होगा। और अगर डे ज्यादा लंबा है, अगर डे ज्यादा बड़ा है, तो ये कन्वर्जन ज्यादा होगा, तो पीएफआर ज्यादा बनेगा। तो ये याद रखना, अगर डे बड़े हैं तो पीएफआर ज्यादा बनेंगे, और अगर नाइट बड़ी है तो पीआर ज्यादा बनेगा। ओके, तो आप बताओ एलडीपी प्लांट के लिए कौन ज्यादा होगा? एलडीपी प्लांट के लिए लॉन्ग डे के लिए पीएफआर ज्यादा होंगे। किसके कंपैरिजन में? पीआर के कंपैरिजन में। दैट्स इट। ओके, और एसडीपी के अंदर कौन ज्यादा होंगे? शॉर्ट डे प्लांट के अंदर कौन ज्यादा होंगे? शॉर्ट डे में डे कम होगा तो पीएफआर कम होगा। तो सिंपल बात है, नाइट ज्यादा होंगी तो पीआर ज्यादा होगा, एंड दैट्स इट। और ये पीएफआर जो होता है ये बड़ा एक्टिव चीज है भाई। अगर ये ज्यादा है तो देखो, पीएफआर अगर ज्यादा होगा तो ये क्या क्या करेगा? ये सारे काम करेगा वो। ओके, इतने सारे काम है इसके पीएफआर के।
तो इसमें से अपन को कौन सा देखना है, फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग पीएफआर के बस की बात है। तो जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसके अंदर पीएफआर कम बनता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट पर डिपेंडेंट है। अब है वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज, यानी कि आपका जो ये वेजिटेटिव फेज जो होता है, इस वेजिटेटिव फेज को कम कर देना, टाइम को कम कर देना वेजिटेटिव फेज को। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव फेज एंड हैस्टनिंग फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। द स्टिमुलस ऑफ वर्नेलाइजेशन इज रिसीव्ड बाय द मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वहां तो स्टिमुलस ले रहा था लीव्स, यहां लेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और किसी भी टाइप से कोल्ड ट्रीटमेंट देकर के इनके वेजिटेटिव फेज को क्या कर दो, छोटा कर दो। और ये वेजिटेटिव फेज छोटा कब होगा, और ये वेजिटेटिव फेज छोटा तब होगा जब ये बहुत जल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ कर लेंगे, बहुत अच्छे से ग्रो कर लेंगे। और बहुत अच्छे से ग्रो कर लेंगे तो क्या होगा, आपको कोई भी फ्लावरिंग बिना अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ करे बगैर मिल जाएगी। मतलब कोई प्लांट ऐसा है जिसको एक रिस्क है कि उसकी अभी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ हुई नहीं, उससे पहले ही फ्लावरिंग हो गई, तो फिर आप क्या करो, कोल्ड ट्रीटमेंट दो, तो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से होगी, तो कम टाइम में भी हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, कम टाइम के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट कर लेगा और जल्दी मैच्योर हो जाएगा, मतलब टाइम से मैच्योर हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी कर देगा, शॉर्टनिंग हो जाएगी वेजिटेटिव ग्रोथ की। ठीक है, तो वर्नेलाइजेशन हेल्प इन शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ प्लांट और ब्रिंग अबाउट अर्ली फ्लावरिंग। तो अर्ली फ्लावरिंग आती है लेकिन आफ्टर मैच्योरेशन आती है, ध्यान रखना, आफ्टर प्रॉपर मैच्योरेशन। आफ्टर प्रॉपर मैच्योरेशन, एक मैच्योरेशन प्रॉपर होने के बाद में आती है, और ये प्रॉपर मैच्योरेशन कम टाइम में हो जाता है, इसलिए शॉर्टनिंग हो जाती है। ओके, प्रिकॉशियस जो डेवलपमेंट है उसको प्रिवेंट करता है, मतलब अगर पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ हुआ ही नहीं, उससे पहले फ्लावरिंग आ जाती है, उस चीज को हटाता है ये वर्नेलाइजेशन, और एक प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, बहुत कम टाइम में करा देता है, इसलिए ये शॉर्टनिंग हो जाती है वेजिटेटिव पीरियड की, और फ्लावरिंग हो जाती है वर्नेलाइजेशन में। ठीक है, इट एप्लीकेबल टू द टेम्परेट प्लांट लाइक व्हीट, राइस, मिलेट्स। तो ये एग्जाम्पल है जिनके अंदर वर्नेलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? ओके, तो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपकी समर वेराइटी को ऑटम में कन्वर्ट कर सकते हो विंटर वर्नेलाइजेशन करके। कैसे कि आप वर्नेलाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। एक सीड है, एक सीड समर में ऑटम सीजन के अंदर उगना चाहिए था, अब ऑटम सीजन में उगने के लिए आपने बोला क्या कि उसके अंदर उसका वर्नेलाइजेशन कर दिया, तो वो डोरमेंट हो गया। डोरमेंट होने के बाद में आपने नेक्स्ट सीजन के अंदर लगाया तो लग जाएगा, तो आपकी समर वेराइटी, विंटर ऑटम वेराइटी जो है वो स्प्रिंग वेराइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे सीड डोरमेंसी का एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कई सारे केमिकल मीडिएटर, कई सारे सीड कोड जो होते हैं सीड डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं। तो ये सारा चैप्टर था, इसको आप पूरा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन, इस चैप्टर की थ्योरी एनसीईआरटी में जो लिखी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जो कंसेप्ट समझना था वो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी रह गया थ्योरी पार्ट, जो आप खुद सॉल्व करिएगा, खुद पढ़िएगा, याद रखिए, और वहां डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो टिक कर देना। सिंपल चैप्टर है। तो ये चैप्टर खत्म होता है, अगले लेक्चर के अंदर हम नया चैप्टर लेकर के आएंगे मोस्ट वांटेड सीरीज का। तब तक के लिए बाय बाय।